हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं बोर्स का एटॉमिक मॉडल। इसी को बोला जाता है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल होता क्या है उसको आप समझने के लिए ना आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं, रसायन सब्जेक्ट लेते हैं, रसायन जो होता है सब्जेक्ट उसको लेते हैं। ठीक, या उससे रिलेटेड आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की जो मेन शाखा होती है ना यही से बनती है। केमिस्ट्री आपका यहीं से आगे की ओर प्रोसीड होती है। इसमें आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों ओर क्या घूमते हैं। ठीक, तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर एग्जाम के पॉइंट से भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रो देख लेते हैं। तो इंट्रो में क्या बोलता है, डेनिस भौतिकी शास्त्री नील बोहर, उनका फुल नाम क्या था, फुल नेम डेनिस भौतिकी शास्त्री नील बोहर, जो 1913 में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल, मतलब इससे पहले एक रदरफोर्ड मॉडल आया था जी, उसके द्वारा नाभिकीय मॉडल जो प्रस्तुत कर रहे थे, उन्हीं की दोषों को, मतलब उसमें कुछ त्रुटियां रही होंगी, उसमें कुछ त्रुटियां भी रही होंगी, तो उन्हीं के दोषों को क्या व्याख्या करते हुए प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, एक किसके सिद्धांत पर बना था आपका, इसको भी याद रखना था, क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बना था। अपने मॉडल को निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी थी या व्याख्या किए थे कि बोर का परमाणु मॉडल होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है आपका, परमाणु में, परमाणु मतलब क्या हो गया आपका, एटॉमिक, एटम्स, कोई सा भी एटम्स ले लीजिए, जैसे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम्स हैं ना भाई, मतलब पीरियोडिक टेबल तत्व जिसको बोल सकते हैं, बहुत सारे तत्व हैं, वो सब आपके परमाणु हो गए। उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हों वो क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर एक बंद वृत्तीय कक्षा। बंद मतलब क्या बोलते हैं, एक बंद, क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिटल्स, कक्षाओं को ऑर्बिटल्स बोला जाता है। ठीक, में घूमते रहते हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपका एक कोई हाइड्रोजन एटम है, जैसे आपका सपोज कीजिए हाइड्रोजन एटम है। ठीक, तो एक क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलर, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोज्ड होते हैं ऐसे। ठीक, एक क्लोज सर्कुलर, इसमें में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पास होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये आपका नाभिक हो गया, इसके चारों ओर क्या होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, इस दिशा में घूमते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट की बात। यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षा। यहाँ पर हम अभी एक कक्षा की बात किए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर एक बंद वृत्तीय कक्षा में। ठीक, लेकिन यहाँ पर उसको बोल रहा है अनेक वृत्तीय कक्षा। सर्कुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम देखे, तो ये नाभिक के चारों ओर इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, यहाँ, इसके बाहर बहुत सारे कक्षा हो सकते हैं, ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जैसे फर्स्ट में मूवमेंट किए, फर्स्ट में मूवमेंट किए, इसके बाद सेकेंड में भी मूवमेंट कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए आप देखे होंगे अबाउ सिद्धांत, 1s2 2s2 2p6 बोल सकते हो। ठीक, तो 1s का मतलब क्या होगा, इसके समीप जो सबसे नज़दीकी वाला ऑर्बिटल्स है वो आपका 1s में आता है, इसको 1 बोल सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे अभी। 2 मतलब होता है इसके थोड़ा सा दूर। 3 मतलब हो गया आपका, 2 मतलब 2 इसी में होगा, इसमें s ऑर्बिटल आ गए, p ऑर्बिटल आ गया। ठीक, यदि यहाँ पर अगर 3s होता, 3s का मतलब होता है इसका तीसरा वाला कक्षा, जैसे एक 1 हो गया, 1 कक्षा हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षा। अनेक वृत्तीय कक्षा मतलब हो गया बहुत सारे कक्षाएं होंगे, सर्कुलर ऑर्बिटल होंगे, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जो होता है आपका का पूर्ण इंटरनल मल्टीपल होते हैं। इंटरनल मल्टीपल मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहाँ पर बोला गया 2s, तो 2s का मतलब हो गया 2s1, 2s मतलब हो गया ए आपका कितने कौन से ऑर्बिटल्स में होंगे, नाभिक के सेकेंड वाले ऑर्बिटल्स में। ए हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, सेकेंड में कौन से 1 इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा। यदि 3s बोल रहा तो 3s का मतलब हो गया इसका तीसरा ऑर्बिटल जो इसके थोड़ा सा दूर होगा, 2 से दूर होगा, थर्ड वाले ऑर्बिटल से घूम रहे हैं। यही हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकेंड पॉइंट क्लियर, ठीक। यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका कुछ ना कुछ तो भार होगा, द्रव्यमान होगा, r त्रिज्या, वो यदि घूम रहा सर्कल में तो उसका कुछ रेडियस भी होगा, ठीक। कक्षा म्यू वेग, वेग मतलब इसका जो गति है म्यू वेग से घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा आपका, ये फार्मूला बन जाता है, ठीक। NuZ बराबर NH2π। तो यहाँ पर सपोज कीजिए, यहाँ पर न्यूक्लियस है आपका, यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई प्रोटॉन है, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई प्रोटॉन है, ठीक। उसका उस पर तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। तो यहाँ पर उसका एक जो इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट ऑर्बिटल में यहाँ पर घूम रहा, जैसे यहाँ पर प्रोटॉन है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों ओर घूमता है। तो चारों ओर का मतलब यहाँ पर घूम रहा है इसका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ की दूरी रेडियस मान सकते हैं, इसको r मान सकते हैं। कौन सी गति पे घूम रहा है इसके चारों ओर, v वेग से घूम रहा, v वेग से घूम रहा। ये आपका क्या हो गया, आपका प्रोटॉन हो गया, मतलब न्यूक्लियस बोल सकते हैं इसको, नाभिक बोल सकते हैं, ठीक। तो उसी को यहाँ पर बताया है, जहाँ n क्या बोल रहा है, ये जो n है आपका, n जो होता है कक्षा के क्रम की संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, ठीक। h जो होता है आपका प्लैंक नियतांक होता है, प्लैंक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो हम ऊपर देखे थे उसी के आधार पर बताया था। और आपका थर्ड अवधारणा क्या बोलती है, थर्ड वाला क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा होता है, मतलब सपोज कीजिए प्रत्येक कक्षा, जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, ये हो गया आपका नाभिक, इसके चारों ओर क्या है, ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, ठीक। ये फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। तो इसका एक अलग एनर्जी होगा, अलग ऊर्जा होगा, इसका एक अलग ऊर्जा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाती है, तो उसका भार वगैरह सब तो बढ़ता जाएगा भाई। तो प्रत्येक कक्षा एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, ऊर्जा स्तर मतलब समझ गए आप। अतः इन कक्षाओं की ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल्स कहते हैं, इन्हीं को एनर्जी लेवल्स, मतलब ये लेवल फर्स्ट हो गया, लेवल सेकेंड हो गया आपका, लेवल आपका थर्ड हो गया, ठीक। इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा रहती है। तो इसी में यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा, इसमें भी घूम रहा और इसमें भी घूम रहा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा ना भाई। तो इसमें भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, जिसके कारण इन कक्षाओं की स्थायी कक्षा स्टेशनरी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। स्थायी कक्षा भी बोल सकते हैं, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी। तो नाभिक से दूर होने पर कक्षों का ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। जैसे नाभिक ये हो गया आपका नाभिक, ठीक, प्लस या न्यूक्लियस। यदि यहाँ से देखिए ऊर्जा स्तर फर्स्ट वन, एनर्जी लेवल फर्स्ट, इसके बाद एनर्जी लेवल सेकेंड, तो यहाँ पर तक की दूरी तो बढ़ती जा रही है ना भाई, वही बोल रहा है ऊर्जा स्तर जो होता है बढ़ता जाता है। इन कक्षाओं के नाभिक क्रमशः कैसे लिख सकते हैं, इसको के बोल सकते हैं, इसको एल बोल सकते हैं, इसको एम बोल सकते हैं, इसके बाद जो लास्ट में जो आएगा इसको एन बोल सकते हैं। इसी प्रकार अपने हिसाब से आप इसको नाम दे सकते हैं, जैसे 1 बोला जा सकता है, 2 बोला जा सकता है, 3 बोला जा सकता है, 4 बोला जा सकता है, ठीक। तो इसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्या बोलता है आपका, चौथी अवधारणा,
जब एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर की स्थायी कक्ष स्टेशनरी ऑर्बिटल में घूमता रहता है, जब एक इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निश्चित ऊर्जा स्तर से घूमता रहता है, ठीक, यहाँ से घूम रहा है, एक घूमने का साइन है, ठीक, इधर से इधर मूवमेंट कर रहा है, उस टाइप का साइन है, घूमता रहता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता। यदि वह अपने ही कक्षा में घूम रहा, इसी ऑर्बिटल में घूम रहा, तो वह ना ही एनर्जी रिलीज कर रहा ना कुछ कर रहा, तो वह ऊर्जा का ना उत्सर्जित करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, एब्जॉर्ब मतलब अपनी ओर ना ऊर्जा खींचेगा ना किसी को ऊर्जा देगा, बस वो अपने मतलब एक समझ लीजिए कि जैसे पृथ्वी चंद्रमा जो सूर्य जो पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है ना, उसी टाइप से वो भी ना एनर्जी रिलीज कर रहा ना एनर्जी, बस वो अपने कक्षा में ही एक मतलब एकदम राउंडिंग शेप में घूम रहा, ठीक। ये हो गया आपका चौथा हो गया। इसके बाद फिफ्थ की बात करें हम, तो फिफ्थ में क्या बोलता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्ष या ऊर्जा स्तर में जाता है तो दोनों कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का अंतर डेल ई विकिरण के रूप में अवशोषित होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। यहाँ तो न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिटल्स हो गए, बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक। तो यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है, जब इस ऊर्जा स्तर से जंप करके यहाँ चल जाता है, तो यहाँ की एनर्जी लेवल अलग थी, यहाँ का एनर्जी लेवल अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगी ना भाई, यहाँ का एनर्जी लेवल अलग है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इस ऊर्जा स्तर में जाता है तो यहाँ E1 बोल सकते हैं, इसको E2 बोल सकते हैं, एनर्जी को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक एनर्जी का अंतर देखने को मिलता है, जिसको डेल ई, डेल का मतलब होता है आपका अंतर, तो ये हो गया एनर्जी में डिफरेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिला हम लोग को, एनर्जी में अंतर देखने को मिला। इसके बाद विकिरण अवशोषित, एक विकिरण के रूप में अवशोषित, ऑब्जर्व सर्च, हाँ, उसमें अंतर देखने को मिला, जिससे आपकी एक एनर्जी मतलब एक आपका रेडिएशन जो होता है अवशोषित या उत्सर्जित होती है, या तो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। अवशोषित कब होगी, ऑब्जर्व कब होगी या एमिट कब होगी, उसको हम आगे देखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। तो इस विकिरण रेडिएशन की आवृत्ति भी होती है, आवृत्ति मतलब उसका वेग, जिस रफ्तार से जा रही हो। तरंग दैर्घ्य हो गया आपका लैम्डा, इसको इस समीकरण द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे आपका E2 से E1, ये हो गया आपका E1 E2। तो E2 से यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ठीक, तो इसी का जो अंतर होता है E2 से E1, जैसे आप कभी भी घटाते हैं तो जैसे 6 - 2 बोलेंगे ना कि 2 - 6, तो इसी प्रकार होता है आपका, यहाँ की एनर्जी हाई थी तो इसीलिए E2 - E1, यहाँ की एनर्जी कम है, तो यही E2 - डेल ई, मतलब इसको डेल ई भी बोल सकते हैं इसके जगह पे, ठीक। तो एच म्यू बराबर, एच जो आपका प्लांट कांस्टेंट हो गया, भी हो गया आवृत्ति, एच म्यू बराबर SC, सी आपका विकिरण को शो, लैम्डा जो होता है आपका तरंग दैर्घ्य है, ठीक, जो एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ कोई न्यूक्लियस है, क्या है आपका न्यूक्लियस, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा की स्तर की ओर जाते हैं, मतलब यहाँ एनर्जी लेवल कम है, 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होगी, तो यहाँ पर एनर्जी लेवल, ये जब यहाँ से हम यहाँ जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो एनर्जी क्या होती है आपकी, एब्जॉर्ब होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, आपको बता चुका हूँ, निम्न ऊर्जा स्तर से लेकर, मतलब
लो एनर्जी लेवल से लेकर हाई की ओर जाता है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है आपकी एब्जॉर्ब होती है, वो लेता है, ठीक, ऊपर जाने के लिए। मतलब जैसे एरोप्लेन को भी देखिएगा, नीचे से ऊपर उड़ान भरने के लिए उसको फ्यूल खपत करना पड़ता है, तभी ना आता है, तो एब्जॉर्ब करता है। तो उसी प्रकार यदि हम हाई एनर्जी लेवल से लेकर उच्च निम्न मतलब कम एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल से जब हम लो की ओर जाते हैं, ठीक, लो की ओर गए, हाई मतलब जैसे ऊपर से, जैसे आप सपोज कीजिए यहाँ पर आपका गड्ढा है, पूरा ये गड्ढा है, यहाँ से यदि किसी पत्थर को फेंकते हैं तो एकदम बहुत स्पीड से नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर से क्या करता है, इमिट करता है, मतलब कोई एनर्जी नहीं अब्जॉर्ब करता है, इसको नहीं चाहिए, मतलब ये अपना एनर्जी और दान करते हुए आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ एब्जॉर्ब क्यों, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना, मेरे को एनर्जी दो तभी मैं ऊपर जाऊँगा, ये वाला हाल हो जाता है यहाँ पर, ठीक। ते रहा आपका 5th पॉइंट। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एक निम्न ऊर्जा स्तर लोअर एनर्जी लेवल E1 से उच्च ऊर्जा स्तर हायर एनर्जी लेवल E2 में जाता है, जिसको यहाँ से मैं बताया, तो परमाणु द्वारा डेल ई मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी का जो अंतर होता है अवशोषित ऊर्जा होती है। अवशोषित मतलब होता है एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब मतलब होता है ऊर्जा को अवशोषित करता है, अवशोषित ऊर्जा होती है। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर E2 से, यहाँ E2 ना है भाई, यहाँ E1 है, E2 से E1 में जाता है तो परमाणु द्वारा ऊर्जा विकिरण रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित होती है, रेडिएशन के रूप में निकलने लगती है, ठीक। ये हो गया आपका 5th पॉइंट का कंफर्मेशन। इसके बाद 6 क्या बोलता है आपका, ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में एक निश्चित आवृत्ति की रेखाएं, उस ऊर्जा उत्सर्जन जब रेडिएशन पास होता है, जब लो एनर्जी लेवल से हाई की ओर जाते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब लो एनर्जी लेवल से हाई की ओर जाते हैं तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करते हुए जाता है, मतलब ऑब्जॉर्ब करता है तो कुछ रेडिएशन रिलीज करते हुए जाता है। रेडिएशन मतलब कुछ जैसे आपको देखेंगे धुआं, जैसे मोटर कार को भी हम यदि ज़्यादा स्पीड में एक्सीलेटर देते हैं तो धुआं फेंकने लगता है, उसी प्रकार ये रेडिएशन करते जाता है, ठीक। तो क्या बोलता है, फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निश्चित आवृत्ति की रेखाएं, रेखाएं या रेडिएशन बोल सकते हैं, लाइंस उत्पन्न होती है। इस प्रकार पारंपरिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, मतलब एक रेडिएशन उत्पन्न करता है, लाइंस उत्पन्न करता है जो स्पेक्ट्रम मॉडल को दिखाता है, रैखिक स्पेक्ट्रम, ठीक। उसको हम आगे देखेंगे। तो 7th पॉइंट क्या बोलता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूनतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, निम्नतम ऊर्जा वाली, मतलब इसके नाभिक के समीप वाले इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि दूर होने से इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक और इसके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर से निकलकर दूसरे को चले जाते हैं, जिसमें बॉन्डिंग कहते हैं। तो निम्नतम ऊर्जा वाले स्तर में रहते हैं। इस अवस्था को हम परमाणु की मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट। यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फर्स्ट कक्षा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट, ये मूल अवस्था में है। इसके बाद यहाँ से एक्साइटेड होकर जाएगा तो इसको एक्साइटेड स्टेट, इसको एनर्जी देंगे हम, इधर से प्रेशर देंगे कि तू जा, ऊपर जा, ऊपर जा, तो कुछ मतलब इसको खर्चा पानी देना पड़ेगा ना, तो ये एक्साइटेड होकर इसमें चला जाता है, सेकेंड एनर्जी लेवल पे। तो बाहर से ऊर्जा देने पर, वही बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं हम, यहाँ पर खर्चा पानी दे रहे हैं इसको, ठीक। बाहर से ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित, एक्साइटेड होकर अधिक ऊर्जा वाले, अधिक ऊर्जा मतलब यहाँ पर से ऊर्जा इसकी अधिक है, कूद जाता है। परमाणु की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्साइटेड,
एक्साइटेड, मतलब इसको उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। ठीक, तो ये रहा इसका बोर का परमाणु मॉडल। ठीक, अब इसकी कुछ कुछ कमियां भी रहीं कि ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका और किस वजह से नहीं कर सका, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, इसकी क्या क्या कमियां रहीं उसको देखते हैं हम। तो बोर्स लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल्स। ठीक, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या बोलता है, बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु है आयनों, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या समझिए आप, जैसे हो गया हाइड्रोजन He प्लस लिथियम प्लस 2, इसका मतलब क्या समझे, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो 1 के लिए ही हुआ। यदि He प्लस बोला, हीलियम प्लस बोला, He प्लस बोला, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, He प्लस बोला, इसका मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है यदि जितना प्लस हुआ उतना से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। यहाँ पर लिथियम प्लस 2 भी दिया हुआ है, तो इसका प्लस 2 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, प्लस टू का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। हाइड्रोजन का कितना होता है 1s1 लिख सकते हैं, इसका होता हीलियम का होता है आपका 1s2। तो इसको हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिए, तो कितना बच गया 1s1 बच गया, एक इलेक्ट्रॉन गया। ठीक, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, इसका कितना होता है 3, तो इसका होता है आपका 1s1 2s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ कर दिए हम, डोनेट कर दिए इस 2 इलेक्ट्रॉन को, तो कितना बच गया आपका 1s1। तो ये होता है इसका मतलब। तो किसके लिए एप्लीकेबल था, केवल एक परमाणु वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए। ठीक, कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इसमें कोई चार्ज नहीं लगा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना है उतना परमाणु। हीलियम का हो गया 2, मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, लिथियम हो गया 3, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यदि इसके जगह पे Li+2 होता, +2 का मतलब हो गया इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बाहर कर दिया, तो हो गया आपका Li1, तो इसके लिए एप्लीकेबल है बट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, इसी प्रकार नाइट्रोजन बोल रहे हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब मेन रूप है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो नहीं काम बनेगा। यदि N+6 बोलता तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार कार्बन का हो गया 6, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद सेकेंड नंबर क्या बोलता है, यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है यही, जैसे हो गया आपका पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम का मतलब होता है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का होना। ठीक, तो जैसे हाइड्रोजन के पास ही बस 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, बाकी के पास तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ना है भाई, यदि उसमें कोई चार्ज ना लगा हो तो उसके लिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बीच में रिपल्सन होता है, मतलब प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को दूर भेजने का कार्य होता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। कौन सा मॉडल, बोर मॉडल। ठीक, थर्ड पॉइंट बोलता है यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में नाभिक के बाहर वाले भाग में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट को व्याख्या नहीं करता। बहु इलेक्ट्रॉनिक मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वाले नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जो वितरण होता है, बिखराव होता है, या उनकी व्यवस्था, उनका अरेंजमेंट की व्याख्या भी नहीं कर पाता। ठीक, इसके बाद बोलता है बोर का परमाणु मॉडल डी ब्रोगली के सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, इसको आप अच्छे से तो याद अभी हो गया होगा कि बोर का परमाणु मॉडल की कमियां। एक बताओ कि डी ब्रोगली सिद्धांत को क्या बोलते हैं, जानकारी कोई सिद्धांत मतलब कोई जानकारी नहीं देता, जबकि बोर ने डी ब्रोगली सिद्धांत के प्रतिपादन परिणाम बंद वृत्त कक्षा इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग इसका गुणक किया है, मतलब ये आपका पॉइंट आया है लेकिन उसके सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं देता। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है आपका, बोर का परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत को भी विरुद्ध था।
ये हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक, तो इसमें आपका एक क्वेश्चन डी ब्रोगली सिद्धांत को व्याख्या नहीं किया, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या नहीं किया, ये किसकी कमियां रह गई, बोर की परमाणु मॉडल की। छठवां पॉइंट बोलता है ये हाइड्रोजन परमाणु सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, जैसे सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन मतलब फाइन, एकदम छोटे छोटे स्पेक्ट्रम जो होते हैं, छोटे लाइंस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम की व्याख्या को नहीं करता, एकदम छोटे लाइंस जो होते हैं उनकी व्याख्या भी नहीं कर पाता। और सातवां पॉइंट बोलता है बोर के सिद्धांत द्वारा जीवन प्रभाव और स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जीवन प्रभाव और स्टार प्रभाव। जीवन प्रभाव क्या है, स्टार्क प्रभाव क्या है। ठीक, तो जीवन प्रभाव यहाँ पर देखते हैं, जिस परमाणु में विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, जिस परमाणु में विकिरण रेडिएशन हो मतलब रेडिएशन निकल रहा है, उस परमाणु के उस एटम के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उनकी स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती है। यदि हम उसको किस फील्ड में रखें, हम मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो उसकी जो रेखा होगी, लाइंस होगी, वो क्या होगी, स्प्लिट हो जाएंगी, मतलब विभक्त हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखाओं के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विभक्त होना जीवन प्रभाव। कैसे बोल सकते हैं इसको, जिस परमाणु में विकिरण का उत्सर्जन हो रहा, विकिरण मतलब रेडिएशन उत्सर्जित हो रही है, रेडिएशन इमिट हो रही है, बाहर निकल रही है, उस परमाणु को यदि हम चुंबक के क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके जो स्पेक्ट्रम निकल रहे हैं, उसकी जो रेखा होगी, लाइंस होगी, वो स्प्लिट हो जाएंगी, विभक्त हो जाएंगी। तो इस विभक्त होना ही जीवन प्रभाव कहलाता है। किसके फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। इसी प्रकार यदि हम इसको विद्युत के क्षेत्र में रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क प्रभाव कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्क प्रभाव। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 2 वर्ड, जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर होगा बोर का परमाणु मॉडल एंड उसकी कमियां। तो एक बार इसको आप अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।